लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? तो Yes, sir. लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि सी प्लस प्लस क्यों था, पार्शियल उप्स क्यों कह रहे हैं हम सी प्लस प्लस को। तो बोला कि सी प्लस प्लस तो डिजाइन ही हुआ हमारा, सी प्लस प्लस का डिजाइन करने का इंटेंशन ही था कि हमको सी में क्या करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर को इम्प्लीमेंट कर यूज करना था, सी प्लस प्लस को डिजाइन करने का। फिर बोला सी प्लस प्लस हमारा क्या करता है, उप्स के सारे फीचर को सपोर्ट करता है, जैसे क्लास हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, सभी को। लेकिन कुछ कुछ कारण है जिस कारण से हम सी प्लस प्लस को एक पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, ना उसको कंप्लीट। अभी बता रहे थे कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन था हमारा, फर्स्ट कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा जावा था, जिसमें सारा पूरा कंप्लीट है। क्यों? अब ये रीजन देखो, पहला क्या है, क्रिएशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। क्या? in C++, the main function is mandatory and is always outside the class. Hence, we can have only one main function in the program and can do without class and object. This is the violation of pure object-oriented language where everything is represented as object. पहला बोला कि C++ में क्या है, हमारा क्लास या ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन है वो ऑप्शनल है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं। जावा में तुम जाओगे तुमको क्लास क्रिएट करना ही पड़ेगा, बिना क्लास क्रिएट किए तुमको वर्क नहीं कर पाओ। छोटा मोटा वर्क कर लोगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वर्क वो करना ही पड़ेगा तुमको। तो यही चीज पहला बोला कि यहाँ पे ऑप्शनल है कि हमको अगर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन एग्जिस्ट करती है, ऐसा तो मेन हर जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्लास और ऑब्जेक्ट का जैसे क्रिएशन ऑप्शनल है। जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन हम लोग करेंगे ना, इनिशियल फेज में नहीं करेंगे। सी प्लस प्लस के इनिशियल पेज में जैसे हम लोग सी में कोडिंग करते थे वैसे ही सी इसमें भी कोडिंग करेंगे। तो यही पहला बोला कि यहाँ पे क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्रिएशन ऑप्शनल है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, इस कारण से इसको ऑब्जेक्ट। और हमको पता है कि ये वायलेशन है, क्योंकि प्योर उप्स में क्या है, हमको बोल दिया गया सारा काम क्लास एंड ऑब्जेक्ट में होता है। हमारा जो भी कोडिंग करेंगे वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थी रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहला ये रीजन। दूसरा, यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। C++ has a concept of global variable that are declared outside the program and can be accessed by any other entity of the program. This violates encapsulation. हमारा पता है कि ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो क्या होता है कि हम लोग मेन के बाहर यूज करते हैं, और कि या उसको हर किसी भी फंक्शन के बाहर यूज करते हैं, और वो हर फंक्शन के द्वारा यूज कर किया जा सकता है। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल होता है जो सिर्फ उस फंक्शन में ही हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी फंक्शन के किसी सारे फंक्शन के बाहर में अगर हम डायरेक्टली यदि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, और उसको हम लोग हर फंक्शन यूज कर सकता है उसको कोई। तो ये बोला कि यही बोला कि यहाँ पे सी प्लस प्लस में ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट है। तो हमको पता है ये काम होता है ग्लोबल वेरिएबल, और ये क्या कर रहा है, हमारे इनकैप्सुलेशन के फीचर को वायलेट कर रहा है। इनकैप्सुलेशन का फीचर क्या कहता है कि हमारा जो भी चीज होगा वो सारा एक बाइंड अप होगा, वो सब एक पैकेट के रूप में बाइंड होगा, जिस पैकेट वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लास। यानी जो भी हमारा होगा सब कुछ, सारा वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स, जो भी एट्रीब्यूट और मेथड होगा वो सारा क्लास के अंदर ही बंद होगा, बाहर कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम तो देख रहे हैं कि बाहर में रख दे रहे हैं, बाहर में रख दे रहे हैं और उसको हम यूज भी कर पा रहे हैं। तो ये हमारे इनकैप्सुलेशन के फीचर को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये दूसरा कारण। Through C++ support encapsulation with respect to class, it does not take care it in the class. अब बोला कि C++ encapsulation को सपोर्ट तो करता है क्लास और ऑब्जेक्ट में, लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल का केयर नहीं करता। अगर ग्लोबल वेरिएबल यूज कर दोगे तो फिर वो केयर नहीं करता। तीसरा तीसरा प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड फंक्शन, कि अब इसमें क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड फंक्शन। सी प्लस प्लस में आगे पढ़ोगे तो क्लास के केस में हमारा क्या होता है, एक फ्रेंड फंक्शन होता है। तो क्या कर रहा है, सी प्लस प्लस सपोर्ट ए फ्रेंड क्लास और फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस प्राइवेट और प्रॉपर्टी protected member of other class by making them a friend. This is yet another feature that violate up paradigm. अब कहा कि C++ हमारा क्या करता है, एक फ्रेंड क्लास या फ्रेंड फंक्शन का एक प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी हम दूसरे क्लास के द्वारा एक फ्रेंड बना करके हम एक्सेस कर सकते हैं। ये भी फीचर को वायलेट कर रहा है, क्योंकि हमको पता है उप्स का एक फीचर होता है डेटा हाइडिंग, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा को
आउटर वर्ल्ड से हाइड कर सकते हैं। वो कैसे हाइड करते हैं हम आगे देखेंगे, एक्सेस मॉडिफायर से। हमारा 3 या 4 एक्सेस मॉडिफायर होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। बाय डिफॉल्ट हर तुम जो भी एट्रीब्यूट लिखते हो वो प्राइवेट रहता है, हम उसको प्रोटेक्टेड और पब्लिक। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने उस एट्रीब्यूट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कौन यूज कर सकता है, उस एट्रीब्यूट का यूज कौन कर सकता है। क्या हमारा सिर्फ हमारा क्लास ही यूज करेगा कि दूसरा क्लास भी कर सकता है, या क्या क्लास के बाहर का दूसरा फंक्शन है वो उसको यूज कर सकता है कि नहीं। ये लेकिन यहाँ पे बोला C++ में हमारा एक फ्रेंड क्लास का फीचर होता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी तो हमारा एक वायलेट कर रहा है थी को, डेटा हाइडिंग के फीचर को वायलेट कर रहा है। तो इन्हीं सभी कारणों से हर एक देख रहे हो, हर एक जो केस है एक एक फीचर को वायलेट कर रहा है। पहला केस हमारा क्या कर रहा है, एक फीचर को वायलेट कर रहा है कि जहां पे हमको बोलता है कि उप्स के अंदर सारा कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही होगा, लेकिन यहाँ पे बोला क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्रिएशन ऑप्शनल है। दूसरा कि हमको हुआ कि C++ में हम जो भी अति है उसको क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं, एक बाइंड अप करते हैं, जो भी एट्रीब्यूट और मेथड है उसको एक ही पैकेट में बाइंड करते हैं, और वो पैकेट कौन प्रोवाइड करता है, क्लास। लेकिन यहाँ पे बोला ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट होता है जो क्लास के बाहर रहता है, और उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए भी ये हम वायलेट कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन। तीसरा तीसरा बोला कि हमारा उप्स में एक फीचर होता है डेटा हाइडिंग, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मेंबर्स को या एट्रीब्यूट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इस एट्रीब्यूट का यूज कौन कर सकता है और कौन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे बोला एक फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास का एक कंसेप्ट होता है, जिसके हेल्प से हम लोग प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा हाइडिंग का कोई मतलब नहीं रह गया, कोई हमारा एक्सेस मॉडिफायर का कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये भी उप्स के पैराडिग्म को वायलेट कर रहा है। हर जगह तुम देख रहे हो उप्स पैराडिग्म लिख रहा है, कहीं उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहा है, हर जगह उप्स पैराडिग्म। यहाँ प्योर उप्स लैंग्वेज लिखा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, उप्स पैराडिग्म क्लियरली लिख दिया। तो ये भी उप्स के पैराडिग्म को वायलेट कर रहा है, और इसी 3 कारण से। क्लियर हुआ? हेलो? यस सर। यस सर। ये 3 कारण था जिससे तुम्हारा कि C++ को हम लोग पार्शियल उप लैंग्वेज कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन सिंपल था, we want to program a machine to do some specific task, this process is called programming। अब जो इसमें इधर उधर कुछ कुछ लिखे हैं, जो प्रोग्रामिंग लिखे हैं उनका सही है। ओके, प्रिया ने रिप्लाई नहीं किया है, इसिका का भी रिप्लाई नहीं आया है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। एक से प्रिया CSC का आया है प्रोग्रामिंग, अर्पिता का कंप्यूटर प्रोग्राम आया है। नॉट प्रोसेस पूछ रहे हैं, उसको ये नहीं कह रहे कि उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। और दिव्या का क्या है नहीं पता, दिव्या उधर है। तो तुम्हारा क्या है दिव्या? प्रोग्रामिंग है कि अगर अभी हम उप्स का सब कुछ बताते चलेंगे, अगर बता देंगे, तुम 2 दिन बाद भूल जाओगे। देख करके लग गया कि उप्स का सब कुछ अगर बता देंगे भूल जाओगे। तो हम फिर यहाँ से उप्स पे अभी ब्रेक लेकर के हम स्विच कर रहे हैं C++ पे। हम अभी पहले C++ को देखेंगे, फिर C++ का जब हमको थोड़ा सा 2-3 दिन कुछ क्वेश्चंस करके C++ के सिंटैक्स से तुम जब कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हम मेरा टॉपिक वही है कि हमको उप्स का क्या फीचर को C++ के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, हमको उप्स के फीचर को C++ के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। तो फिर हम इसलिए वहां क्या करते हैं, स्विच करते हैं उस पे, हम लोग उसके सिंटैक्स को देखते हैं, और फिर तब हम लोग जब C++ के सिंटैक्स से कंफर्टेबल हो जाएंगे तो हम लोग फिर बैक आएंगे उप्स के फीचर पे। क्लियर है? तो ओके, चलो C++ का हम इंट्रोडक्शन, यहाँ लैंग्वेज जैसे C पढ़ते थे वैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे C पढ़ रहे हैं। और ऐसा मत सोचना कि यहाँ ला करके पढ़ा रहे तो नहीं, तुम इस पे भी जो डाउट होगा डाउट पूछ सकते हो। हाँ, हम कंटेंट नहीं प्रिपेयर किए हैं क्योंकि समय नहीं मिला था, तो इसलिए हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। सर उसको C++ मतलब C++ में भी पढ़ सकते हैं, फिर जावा में भी जो लैंग्वेज हमारा ये 4 फीचर को सपोर्ट करेगा, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, उसके थ्रू
बोलो। तो उप्स एक प्रोग्रामिंग हुआ ना, मतलब तो उसको उप्स सी कितने, सर, हाँ बोलो। तो वैसे ही कोई और भी मतलब प्रोग्रामिंग पैराडाइज में जो होता है वो। हाँ, लास्ट क्लास क्या बताए थे, लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। सी प्लस प्लस क्या है हमारा, एक जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमको क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीड्यूरल। और अब यहाँ पे बताए सी प्लस प्लस हमारे दोनों को फीचर को सपोर्ट करता है। ये भले उप्स लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, जो हमारा सी था, क्योंकि ये सी के भी फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है, सी के, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी फीचर को सपोर्ट करता है और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के भी फीचर को सपोर्ट करता है, दोनों के फीचर को। यानी एक ये कह सकते हो मिडिल पॉइंट है तुम्हारा, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में एक ये मिडिल पॉइंट है हमारा सी प्लस प्लस, जो दोनों का चीज कर रहा है सपोर्ट तुम्हारा। तो ये चीज है। उसके बाद क्या है, सी प्लस प्लस हमारा एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर को सपोर्ट करता है। हाई लेवल सी के समय में हम ये सब देख चुके थे कि सी हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज जिसको हम लोग पोर्टेबल कर सके। हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ कुछ फीचर्स थी, जैसे पहली फीचर थी कि वो पोर्टेबल हो, कि किसी भी मशीन पे हम उसको रन कर सके। जैसा पाइथन का कोड है या ये कोड है, वो कोई मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है। उस कोड को हम तुम्हारे कंप्यूटर पे पाइथन का कोड लिखे, उस पाइथन का कोड को ला करके हम अपने पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर रन करेंगे, वो रन करेगा। हम सी का कोड तुम्हारे कंप्यूटर पे लिखे, हम अपने देव सी के अंदर ला करके रन करेगा रन। असेंबली लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में ये चीज नहीं होता था, वो जिस मशीन पे लिखा जाता था सिर्फ उसी मशीन पे रन करता था। अगर मशीन चेंज किया जाता था वो रन नहीं करता था, उसको फिर से रिकोड करना पड़ता था। तो यही चीज था मिडिल हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल में हमारा सी प्लस प्लस जावा पाइथन सब आ जाता है। लो लेवल लैंग्वेज में हमारा असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज आता है। तो ये था, तो ये सब बचा चुके थे। और हमारा सी प्लस प्लस इसलिए क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है, हाई और लो दोनों के फीचर। फिर अगर जावा या पाइथन की बात करोगे तो वो सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद क्या क्या है, सी प्लस प्लस हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो सपोर्ट करता है। द 4 पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज इन सी प्लस। देखो हर जगह ये लिखा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है। क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी में प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 4 पिलर है। पहला इनहेरिटेंस, दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद बोला सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो होती है। तो हम लोग अगर सी की बात करें तो वहां 2 ही लाइब्रेरीज थी, वहां 2 ही लाइब्रेरी, एक होता है तुम्हारा था वो सिस्टम लाइब्रेरी, या जो भी कहो कि सिस्टम लाइब्रेरी थी। और एक तुम्हारा था कि यूजर डिफाइन, कि तुम भी अपना लाइब्रेरी डिफाइन कर सकते थे, तुम सी के अंदर एक लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते थे। वो क्रिएशन हम नहीं बताए हुए हैं तुम लोग को, लेकिन वो हम कर सकते हैं क्रिएट। कभी अगर उतना हाई लेवल का गए नहीं है सी का, क्योंकि सी पढ़ाई नहीं है तुमको पूरा। सी में हम सिर्फ उतना पढ़ाए थे जिससे तुम वर्क कर सको डीएस में, और सी का पूरा सी पढ़ाए हुए थे प्रीवियस कोड लाइब्रेरी, जो जैसे आईओ स्ट्रीम है जो डेटा टाइप या वेरिएबल सपोर्ट कर रहा है, वो है। एक आता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि हमको सेट ऑफ फंक्शंस है स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने का। जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कौन कर सकते हो, string.h। string.h हमारा एक string.h एक हेडर फाइल है या एक लाइब्रेरी है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी, जिसके हेल्प से हम उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग का अलग अलग ये था, तुमको पता था, strcpy स्ट्रिंग को कॉपी करने का, strcat स्ट्रिंग कैटिनेट करने का, फिर स्ट्रिंग को रिवर्स करने का strrev। तो वो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने का अलग अलग है। फिर फाइल्स को मैनिपुलेट करने का तो फाइल हैंडलिंग हम पढ़ाए नहीं है, तो fstream एक लाइब्रेरी होती है, fstream.h एक लाइब्रेरी होती है जिससे हम लोग फाइल्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये सब अलग अलग है, जिसको पहला कौन है, कोड लाइब्रेरी, जैसे आईओ स्ट्रीम है, जिससे हम लोग उसका प्रिंटफ और स्कैनफ का काम जो करते हैं, जो यहाँ सिन और सी आउट होता है, या वेरिएबल का हम उसमें डिक्लेरेशन है। दूसरा कौन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो स्ट्रिंग है, जैसे string.h हो गई, fstream.h हो गई, ये सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हमको हेल्प करती है स्ट्रिंग और फाइल्स को मैनिपुलेट करने में।
और तीसरा लाइब्रेरी होता है जो सी प्लस प्लस का सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। सी प्लस प्लस अपना इसी लाइब्रेरी के कारण बहुत फेमस है, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, STL। सी प्लस प्लस जो अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, अगर तुम जाकर के सर्च करना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बेस्ट लैंग्वेज सी प्लस प्लस को माना जाता है। अगर बेस्ट सबसे अच्छा इसी में होता है, वो इसी के कारण। ये इनिशियल से नहीं थी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इनिशियल से नहीं थी, इसको बाद में मॉडिफाई किया गया है। बाद में सी प्लस प्लस को मॉडिफाई करके ये लाइब्रेरी जोड़ा गया। ये लाइब्रेरी क्या है? इंक्लूड द सेट ऑफ मेथड मैनिपुलेटिंग ए डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे तुम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हो ना, वहां या लिंक लिस्ट का एक क्लास ही है, उस क्लास को तुम डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। फिर तुम अगर स्टैक का पढ़े, अभी नहीं पढ़े, स्टैक का नाम सुने हो, सी के केस में हमको स्टैक को क्रिएट करना पड़ता है एरे या स्ट्रक्चर के हेल्प से, सॉरी एरे या लिंक लिस्ट के हेल्प से। यहाँ स्टैक नाम का एक क्लास ही है, उस क्लास को तुम कॉल करो, तुम अपना स्टैक का काम कर सकते हो। तो इस कारण से ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है जो सेट ऑफ मेथड है डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करने का। क्लियर है? हेलो, कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो सी प्लस प्लस का यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ यूज होगा। By the help of the C++ programming language, we can develop different type of secured and robust application. अब बोला C++ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ तुमको सिक्योर्ड और रोबस्ट, ये सिक्योर्ड वर्ड हमारा सी में नहीं हम यूज कर सकते हैं। यहाँ की सिक्योर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये डेटा सिक्योरिटी करने दे रहा है, अलग अलग फीचर्स उप्स का है, जिसके कारण हम लोग C++ से सिक्योर्ड और रोबस्ट, रोबस्ट मतलब जो रोबस्ट कहने का मतलब कि जो कहीं पे हम ये कर सके, ट्रांसफर कर सके, पोर्टेबल हो, वैसा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सा? विंडो एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, डिवाइस ड्राइवर और एम्बेडेड फॉर्मवेयर। ये चार चीज हम यूज कर सकते हैं। हम सी के हेल्प से क्या कर सकते थे? सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते थे, या कर्नल का हम क्रिएट कर सकते थे। कर्नल क्या होता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा कर्नल क्या होता है। तो वहां हम सिर्फ क्या कर पाते थे? सिर्फ हम सी के यूज हेल्प से कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर पाते थे, या ये सिर्फ कर्नल या डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पे हम विंडो एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ यानी यहाँ पे हम ऐसा एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे डेस्कटॉप पे रन करेगा, इसको हमको रन करने के लिए कंसोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अगर ये इसकी बात करें, हमारे ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो है, डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो है, जैसे ये सब एप्लीकेशन है, ये हमारा विंडो एप्लीकेशन है। जूम जैसे है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, एडोब इलस्ट्रेटर है, जो भी ये सारा तुमको जो भी देख रहे हो, ये सारा विंडो एप्लीकेशन है। ये सब हम C++ के हेल्प से ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये पावर है, ठीक है। उसके बाद क्या है? दूसरा बोला क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। क्लाइंट सर्वर वेब डेवलपमेंट के केस में बैकएंड का तुम ये कर सकते हो। क्लाइंट सर्वर बैकएंड तुम C++ के हेल्प से लिख सकते हो, वो सी के थ्रू हम नहीं लिख सकते। डिवाइस ड्राइवर, एम्बेडेड फॉर्मवेयर। एम्बेडेड फॉर्मवेयर इन सेंस कहने का मतलब कि हम एम्बेडेड सिस्टम होती है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स और ये सब जो होती है, वो उसको हम एम्बेडेड कहते हैं। उसमें जो वो कोड लिखा जाता है उसको हम फॉर्मवेयर कहते हैं, और वो उस डिवाइस को एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। वो छोटा छोटा रहता है, उसको एम्बेड किया रहता है कहीं कहीं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर कहाँ एम्बेड रहता है? तुम्हारे इस पे रहता है, बोर्ड पे एम्बेड रहता है, या प्रोसेसर पे एम्बेड रहता है, तो इसलिए उसको एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। उसका हम सॉफ्टवेयर भी इससे लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग है जिससे हम लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा बोले गेम अगर तुमको डेवलप करना है, तो गेम डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज C++ होता है। गेमिंग के लिए अगर गेम तुमको एक डेवलप करना है, तो C++ के थ्रू अच्छा गेम्स डेवलप कर सकते हो। या जितने भी गेम बनते हैं उसमें मैक्सिमम यूज C++ की होती है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कंपटीशन में जो प्रोग्राम, उसके लिए बेस्ट लैंग्वेज बता दी है C++। तो ऐसे बहुत सारे यूज है C++ के, तुम जा करके सर्च करना, बहुत ज्यादा मिलेगा। सी की बहुत कम यूज थी, C++ की है। क्लियर है ये? हेलो,
Yes. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे आया कि पहला प्रोग्राम हमारा C++ का फर्स्ट प्रोग्राम, कि इस स्थिति में जैसे बोला ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है हेलो वर्ड, हेलो C++ प्रोग्रामिंग प्रिंट करने का। देखो फिर समय खत्म हो गया, क्या फिर से कनेक्ट करना है?